लास्ट क्लास में शायद इतना ही कोड आप लोग के लिए लिखवाया था मैंने। कुछ कोड एक्स्ट्रा मैंने लिखा था, मैंने डिलीट कर दिया उसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कस्टमर क्लास मैंने बनाई थी, उसमें कस्टमर आईडी, नेम, एज ये वेरिएबल्स थे और उनके गेटर सेटर हमने जनरेट किए थे, करके देखे थे ना। ठीक है, ये वेरिएबल्स मैं ऊपर भेज देता हूँ ताकि। अच्छा, हमने डाटा हेडिंग प्रिंसिपल फॉलो किया था, इसका मतलब क्या था? हमने लास्ट क्लास में बताया था कि डाटा हेडिंग प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या था? सारे वेरिएबल्स प्राइवेट है और उनको एक्सेस करने का एक ही तरीका है, पब्लिक मेथड्स। ठीक है, यानी डाटा जो है वो डायरेक्टली एक्सेस होने से हिडन है। कैसे हिडन है? मान लीजिए अगर ये वेरिएबल कस्टमर आईडी आपका ये पब्लिक होता फॉर एग्जांपल, तो डाटा आईडी को हम वायलेट कर रहे होते, राइट? अगर हम डाटा आईडी को वायलेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब किसी और क्लास में जाकर के, फॉर एग्जांपल मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ, न्यू क्लास। अच्छा, इसमें ध्यान देने की एक बात और है कि इनमें से किसी भी क्लास में, जैसा भी किसी स्टूडेंट ने कहा भी था, जैसे कस्टमर क्लास है, इसमें देखिए मेन मेथड नहीं है, राइट? नहीं है, सिर्फ डाटा है और उनके अराउंड मेथड्स है। इस तरह की क्लासेस को हम क्या बोलते हैं? जावा बीन्स। जावा बीन्स, बीन, हाँ, BEAN, ठीक है, जावा बीन बोलते हैं इनको, जिसका पर्पज ही होता है कि ये डाटा को स्टोर करे, बिसा डाटा ही तो है ना, और उनके अराउंड एसएस मेथड्स प्रोवाइड करे, गेटर एसेटर मेथड्स। तो ये सिंपलेस्ट डिफिनेशन बता रहा हूँ बीन की मैं। इनफैक्ट many more thing could be added in definition of a Java bean, ठीक है, depending upon the context we are talking about, but this is the most simplest definition of a bean, ठीक है, इसको हम बोलते हैं bean. Now this class is a bean, so it has data and the getter and setter methods, that's it, nothing more than that, ठीक है. We don't have a main function here, so if we try to run this class, देखिए run as में क्या दिख रहा है आपको? रन एज अ जावा एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहां से भी अगर आप रन करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको ये एरर दिख जाएगी, could not find or load main class in .hdfc.banking.bank app caused by, जो भी क्लास ये रन हो रही है, इसमें कह रहा है कि आपको मेन क्लास आपको नहीं दिख रही है, राइट? तो इसको आप रन नहीं कर सकते, राइट? एंड इनफैक्ट वो जो उठा रहा है ये किसी और क्लास के लिए उठा है जो मैंने डिलीट किया है अभी। बहरहाल, तो जिसमें मेन मेथड है उस क्लास को आप रन नहीं कर सकते। सिमिलरली अकाउंट क्लास में अगर आप देखें तो अकाउंट क्लास में मेन मेथड नहीं है, इसमें इनफैक्ट अभी तक मैंने गेटर और सेटर मेथड भी जनरेट नहीं किए हैं। वेरिएबल्स को जरूर प्राइवेट बना रखे हैं मैंने, है ना। अब इसमें गेटर और सेटर जनरेट करने का क्या तरीका है? गेटर मेथड क्या होता है? गेट करता है, डाटा को एक्सेस करता है, राइट? तो उसमें क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है, पैरामीटर पास नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न टाइप होगा, है ना। रिटर्न टाइप होगा किसका? जो वेरिएबल्स हैं। जो कन्वेंशन है गेटर मेथड का या सेटर मेथड का वो ये है कि जो भी आपका वेरिएबल नेम है, जैसे अकाउंट नंबर है, इससे पहले अगर हम गेट अकाउंट नंबर लगा दें तो वो गेटर मेथड बन जाएगा, इससे पहले अगर हम सेट अकाउंट नंबर लगा दें तो क्या बन जाएगा? वो सेटर मेथड बन जाएगा। यही कन्वेंशन है, ठीक है। आईडी भी इसको फॉलो करता है। तो जब मैं जनरेट करना चाहता हूं तो मैं जाऊंगा, क्या करूंगा, एडिटर विंडो पे मैं राइट क्लिक करूंगा, फिर सोर्स पे जाऊंगा, फिर ऑप्शन दिख रहा है आपको जनरेट गेटर एंड सेटर्स, राइट? इस पे आप जाएंगे, इसमें आप सिलेक्टिवली भी गेटर या सेटर को चूज कर सकते हैं, पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं अभी सारे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल। तो हर वेरिएबल के लिए गेटर भी जनरेट होगा, हर वेरिएबल के लिए सेटर भी जनरेट होगा। मैंने अकाउंट क्लास का भी गेटर और सेटर जनरेट कर दिया। फिलहाल के लिए हमने कस्टमर केवाईसी को सिर्फ रिकॉग्नाइज किया था एंटिटी को, इसलिए हमने यहाँ पे क्लास बना दिया था, इसमें कोई वेरिएबल अभी डिक्लेयर नहीं करे हैं, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। सिमिलरली बैंक ब्रांच, किसी का आइडिया था कि भाई बैंक ब्रांच का अपना कोड होता है, IFSC कोड होता है, उसका अपना कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, बैंक मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तमाम चीज़ें होंगी, ग्रीवेंसेस होंगे। तो जो भी डिटेल बैंक ब्रांच से रिलेटेड है उसको भी कहीं एक जगह जाना चाहिए।
तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा कोहेसिव बनाने के लिए, यानी एक क्लास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही होल्ड करे। इस बैंक ब्रांच को हमने अकाउंट क्लास के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल बना के नहीं डाला, ठीक है, बल्कि हमने सेपरेट इसकी एक क्लास बना ली, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा फील्ड भी आएंगी आपकी, राइट। तो ये पूरा जो बंच ऑफ कोड होगा बैंक ब्रांच से रिलेटेड, वो एक जगह आ जाएगा, एक डेफिनेशन में, राइट। अच्छा, वापस से आते हैं कस्टमर क्लास के अंदर। देखिए मैंने एक वेरिएबल को पब्लिक छोड़ रखा है, बाकी सारे प्राइवेट है। इनमें से किसी भी क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन नहीं था, तो इनमें से किसी भी क्लास को हम रन नहीं कर सकते। और रन करने के लिए पूरे एप्लीकेशन को सिर्फ एक क्लास के अंदर आपको मेन मेथड चाहिए, क्योंकि वही एक एंट्री पॉइंट होगी, और वहां से आप फिर दूसरे क्लासेस के इंस्टेंसेस बना के उनके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अब वो एक क्लास जिसमें मेन मेथड होना चाहिए उसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। न्यू क्लास से बैंकिंग ऐप नाम से, ठीक है। इसमें मुझे मेन मेथड चाहिए, तो मैं इसको चेक कर दे रहा हूँ ताकि मेन मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट होकर एम्प्टी आ जाए। फाइन, ये चेक कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने फिनिश करा, आप लोग जनरेट कर पा रहे हैं, देखिए। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अगर वेरिएबल में प्रिमिटिव यूज कर रहा होता तो मैं क्या कहता, इंट एक्स ऐसे कहता, इज इक्वल टू इनिशियलाइज करना होता, इज इक्वल टू सम वैल्यू देता डायरेक्टली, है। ये प्रिमिटिव वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ साथ करने का तरीका है। अब अगर मैं कस्टमर क्लास, जो कि एक डिराइव टाइप है, यूजर डिफाइंड टाइप है, उसका अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, तो वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, कस्टमर से अमित सिंह, सिंपली अमित नाम देता हूं, इज इक्वल टू कस्टमर, जैसे इंडेक्स था वैसे कस्टमर अमित हो गया, इज इक्वल टू, अब वहां तो वैल्यू ऑफ 5 7 कुछ भी दे रहे थे इंटीजर के केस में, यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूंकि ये क्लास यानी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट, यानी आप नया ऑब्जेक्ट बनाओ, इसका कस्टमर का, राइट। और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे मेथड में आप लगाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, कस्टमर, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे कि आप मेथड में लगाते हैं, वैसा आप ब्रैकेट लगाएंगे, सेमीकोलन से स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया आपने। फाइन, यहाँ तक ठीक है। नाउ what is the difference between these two variables, int x is equal to 6 and customer Amit is equal to new customer? What is the difference that you think? Apart from that, this is the first one is the primitive type and the second one is user defined type. Apart from that, yeah, please tell me. What is the difference between these two variables? हाँ, प्रिमिटिव टाइप है तो वो जावा में डिक्लेयर्ड है, लाइब्रेरी में नहीं डिक्लेयर्ड है, ठीक है, एज अ कीवर्ड डिक्लेयर्ड है। देखिए इंट आपका जो आ गया, ये ब्राउन कलर में दिख भी रहा है आपको आईडी में, स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, तो ये कीवर्ड है, ये प्रिमिटिव टाइप है जो हर लैंग्वेजेस में होता है, यहाँ भी डिफाइंड है विद अ कीवर्ड। वी डोंट हैव अ कीवर्ड फॉर अमित वेरिएबल, we have to define a user defined class customer, and then we have used the reference variable name Amit, ठीक। और इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है, इसका मतलब इंटीजर x अगर 4 बाइट की हुई, तो एक 4 बाइट की स्पेस मेमोरी में आपकी रिजर्व हो जाएगी, जिसमें
6 आपने डाल दिया एज अ वैल्यू। बट ये जो अमित है, इसमें जो स्पेस रिजर्व होगी वो डिपेंड करेगी कस्टमर के अंदर कितने फील्ड्स हमने डिक्लेयर कर रखे हैं, उन पर डिपेंड करेगी, राइट। कस्टमर के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हमने डिक्लेयर कर रखे हैं, नेम है, एज है, जेंडर है, अलग अलग टाइप के हैं, राइट। So many variables are there. So it will actually depend upon what are the variables and number of variables which are defined in the customer class, right? The most important thing is when this statement line number 8 is executed, a new object of customer class will be created, ठीक है। और वो उसका उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ग्राफिकली, अगर हम शो करना चाहें तो पेंट ब्रश खोल लेता हूं मैं, नेट नहीं चल रहा वरना व्हाइट बोर्ड खोलता मैं। आ जाओ बेटा। तो वो ऐसा हुआ जैसे कि ये देखिए आपकी ये पूरी मेमोरी स्पेस है, राइट। इसको बोलते हैं हीप, ठीक है, इसको हीप बोलते हैं, फाइन। जो मेथड लोकल वेरिएबल होते हैं वो इस हीप में नहीं जाते हैं। मेथड लोकल वेरिएबल जो होते हैं, जैसे मेन के अंदर मैं कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करूं तो वो इस हीप में नहीं जाएंगे, वो किस में जाएंगे, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस स्टैक में जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, वैसे ही मेथड लोकल वेरिएबल भी स्टैक में जाएंगे। इट्स अ डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेंटेन कर रहा है। लेकिन एक एक हीप मतलब एक लार्ज कलेक्शन ऑफ चंक ऑफ मेमोरी, जो एक अलग है, जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल जाएंगे आपके। इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास की डिफिनेशन के अंदर किसी भी मेन मेथड से पहले आपने जैसे डिक्लेयर करा अभी कस्टमर अमित इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, तो ये अमित जो हुआ ये क्या हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल हुआ। इनफैक्ट इंटीजर एक्स इज आल्सो इंस्टेंस वेरिएबल बट ऑफ द प्रिमिटिव नेचर। तो ये सारे किस में जाएंगे, हीप में जाएंगे, ठीक है। तो अब एफ के बारे में तो पता है, एफ की वैल्यू 4 हो जाएगी, राइट। अमित के बारे में क्या होगा, अमित इज ऑफ द टाइप कस्टमर, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, कस्टमर में जितने फील्ड्स हैं, जैसे नेम हो गया ऑफ द टाइम स्ट्रिंग, तो उसमें कितनी जगह चाहिए उसके लिए स्पेस रिजर्व हो जाएगी। एज हो गया मे बी ऑफ द टाइप इंटीजर, तो इंटीजर के लिए 4 बाइट की यहाँ रिजर्व हो गई, ठीक है। दूसरी जो भी फील्ड्स हैं, कुछ बुलियन है तो उसके लिए आपका ट्रू एंड फॉल्स यानी 1 बिट रिजर्व हो जाएगी, राइट, फाइन। 1 bit इनफैक्ट कहना जावा में ये गलत है क्योंकि वी डोंट नो हाउ मच स्पेस द boolean actually takes, but depending upon the logic that it could just store 0 or 1 and it is not signed, so we can just say okay, maybe it has a 1 bit of space required, ठीक है, at the minimum। तो ये सारे जितने भी फील्ड्स हैं सबकी जगह आ जाएगी। आप कुछ कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब ये जो अमित नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना है, राइट, ये अमित नाम के रेफरेंस वेरिएबल में ये सारी चीजें नहीं मौजूद हैं, बल्कि अगर इसका कोई एड्रेस होगा 1 2 5 7 9 8, मैं एक रफ एड्रेस दे रहा हूँ, मतलब ऐसा एड्रेस नहीं होगा, एड्रेस ऐसा दिखेगा भी नहीं, ठीक है। मैं एक एड्रेस जैसे कोई समझ लिया अल्फा न्यूमरिक कुछ एड्रेस होगा इसका, वो एड्रेस की जो वैल्यू होगी वो आकर के अमित में स्टोर हो रही है, यानी अमित इज इक्वल टू 1 2 5 7 9 8, राइट, फाइन, क्लियर है यहाँ तक। तो एक्चुअली अमित सिर्फ एड्रेस स्टोर कर रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ रेफरेंस वेरिएबल, इट इज रिफरिंग टू एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज कंटेनिंग द वैल्यूज, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, तो हमने ये कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया अमित। अब अमित के अंदर देखते हैं हम कौन कौन से वेरिएबल्स को हम अमित पे डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर लगाया, देखिए अपने आप उसने आपको ड्रॉप डाउन में शो कर दिया आईडी ने। अगर आप नोट पैड में टाइप करेंगे तो कुछ आपको शो नहीं करेगा, आप पहले टाइप करेंगे, कोई आपको नहीं रोकने वाला। अब जब कंपाइल करेंगे तब आपको एरर मैसेज मिलेगा, राइट। यहाँ पे ये खुद ब खुद आपको दिखा रहा है कि भाई यही वेरिएबल्स हैं जो तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कस्टमर आईडी देखिए ग्रीन में दिख रहा है, जो गोले दिख रहे हैं विद अ स्पेस इन बिटवीन, दैट्स अ वेरिएबल, एंड ग्रीन मींस इट्स पब्लिक। And you see get gender, get customer number, get customer id, these are the methods। ये फील्ड बड़े थोड़े से गोले दिख रहे हैं, राइट। अगेन ग्रीन मतलब इट्स पब्लिक, तो मेथड तुमने सारी पब्लिक बनाए थे।
वेरिएबल में हमने इंटेंशनली एक कस्टमर आईडी को पब्लिक बनाया था, बाकी सबको प्राइवेट छोड़ दिया था, जस्ट टू शो राइट कि कस्टमर आईडी हम चाहे तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसको हम चाहे तो डायरेक्टली एक्सेस करके कस्टमर क्लास से बाहर, ये कौन सी क्लास है, बैंक ऐप डॉट जावा, कस्टमर क्लास से बाहर इसको एक्सेस करके चाहे तो इसको रीड भी कर सकते हैं, यानी इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप पास करें अमित डॉट कस्टमर आईडी पास कर दे, प्रिंट हो जाएगा राइट। या फिर चाहे तो इसमें हम कोई वैल्यू असाइन कर दे ABC 1 2 3 4 5 6 समथिंग मैंने असाइन कर दिया, ये भी मैं कर सकता हूं, है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी इज नॉट हिडन फॉर दिस क्लास बैंकिंग ऐप, ठीक है, इस बैंकिंग ऐप क्लास के लिए हिडन नहीं है। दिस इज वायलेटिंग द डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल। दूसरे वेरिएबल्स जो हैं अमित डॉट से फॉर एग्जांपल दूसरा वेरिएबल कौन सा है, आसान सा, जैसे एज है, ठीक है, एज क्या है, प्राइवेट है ना, एज प्राइवेट है, इसको मैं चाहूं अमित डॉट ड्रॉप डाउन में तो मुझे खैर दिखाएगा ही नहीं, एज इज इक्वल टू इंटीजर वेरिएबल है, मैं 8 असाइन करने की कोशिश करूं, देखो कंपाइलेशन एरर आपको दे रहा है। अगर आप नोटपैड में टाइप करेंगे फिर जावा सी से कंपाइल करेंगे तो आपको कंपाइलेशन एरर वहां भी मिलेगा, लेकिन वहां आप टाइप करेंगे फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे कंपाइल करेंगे उसके बाद दिखेगा आपको राइट। यहाँ पे आपको हाथ के हाथ दिखा रहा है कंपाइलेशन एरर, आप फोर्सफुली राइट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, द फील्ड कस्टमर डॉट एज इज नॉट विजिबल बिकॉज of the visibility specifier being private for age variable। क्या visibility specifier प्राइवेट है उसका, visibility specifier भी कहते हैं इसको और क्या कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, दोनों कहते हैं राइट, यानी एक ही बात है, एक्सेस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, या विजिबिलिटी का मतलब हमें यहाँ विजिबल नहीं है वो राइट, तो विजिबल नहीं है। नाउ एज अमित डॉट एज यानी एज वेरिएबल ऑफ द कस्टमर क्लास इज प्राइवेट and the only way we can reach to age either for the reading purpose or for the writing purpose is through the methods, the getter and setter methods. Those methods are public, right? So I can very well say that amit dot get, you can see get age method is there, ये कॉल आप कर सकते हैं, ये दिखा भी रहा है। अगर नहीं कॉल कर सकते होते तो आपको आईडी दिखाता भी नहीं, तो आईडी लिमिटेड कर दे रहा है, आपका विजन भी उसी पर जो आप कॉल कर सकते हैं, यानी आप कोई मिस्टेक ना करें, है ना। अगर आप डेलिबरेटली यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे अब मैंने अमित डॉट एज लिखा तो फिर कंपाइलेशन एरर दिखाएगा आपको, ठीक है, वरना वो यहाँ पे यही पे आपको दिखा दे रहा है कि आप क्या कॉल कर सकते हैं क्या नहीं कॉल कर सकते, क्या आपके लिए लीगल है क्या इलीगल है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेट की बात करूं तो देखिए सेट एज भी दिख रहा है आपको राइट, इसका मतलब सेट एज भी कॉल कर सकता हूं मैं, दिस इज लीगल विदाउट फेलिंग द कंपाइलेशन। अगर मैं सेट एज मेथड कॉल कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली लाइन की वजह से एरर आ रही, पहली लाइन को कमेंट में डाल दिए, देखिए कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है ना, कॉल कर सकता हूं मैं। दिस एज वेरिएबल एंड द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आर प्राइवेट and there are methods, the getter methods and the setter methods, which are public in nature, and those methods could be used to either read or write these variables, right? Getter methods to read the variables and setter methods to change or write the variable, ठीक है, वैल्यू उनकी चेंज करने के लिए, राइट, ये क्लियर है यहाँ तक। तो बाकी वेरिएबल तो डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहे हैं, बस एक वेरिएबल जो हमारे पास है कौन सा, कस्टमर आईडी, ये वायलेट कर रहा है। डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब सिंपल ये हुआ कि भाई हम इसको इसकी विजिबिलिटी को रिस्ट्रिक्शन को हाई करेंगे, डायरेक्टली कोई इस डाटा को हाइड नहीं कर सकता इस क्लास के बाहर, ठीक है। एकदम से इस क्लास के बाहर कहना थोड़ा सा गलती होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ठीक है, ठीक है। तो इस क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकता कोई, और इसके अराउंड अगर इसको एक्सेस करना है किसी भी पर्पस के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, तो पब्लिक मेथड्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू होके आपको जाना पड़ेगा, वो एज अ गेटवे काम करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी तरह का इन्फोर्समेंट, मैं शॉर्ट में अभी हिंट दे रहा हूं, बाद में इसको डिटेल में भी देखेंगे, अगर किसी तरह का इन्फोर्समेंट आपको अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वैलिडेशन अप्लाई करना है, ठीक है, एज किसी ने 150 डाल दिया, विच इज अ बैड थिंग, तो अगर मैं एज को डायरेक्टली एसेस कर पा रहा होता तो मैं क्या करता, कस्टमर का वेरिएबल अमित बनाया, अमित डॉट एज इज इक्वल टू 156 डाल सकता था, लेकिन वही अगर हम सेट एज मेथड के थ्रू कॉल करते, तो सेट एज मेथड में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मुझे लेट भी पता चले कि किसी ने बग रह गया है और कोई यूजर कंसोल से कोई इंटर कर रहा है, 150 एज इंटर कर दे रहा है या 200 इंटर कर दे रहा है, तो मैं वैलिडेशन का कोड जो है, चेक करने वाला कोड,
कि ये 100 या 110 की रेंज से एज ना जाए ज़्यादा आगे, वो किस में डालूंगा, सेट एज मेथड के अंदर डाल सकता हूँ, राइट, क्योंकि वो मेरा गेटवे है। ठीक है, तो डाटा हाइडिंग से एक फायदा आपको समझ में आया कि किसी भी तरह का ऐसा कोड जो कि बग को क्रिएट कर सकता है, या इवन दो अगर लेटर भी प्रोडक्शन में जाने के बाद भी आपको पता चलता है कोई बग है इसमें, तो यू विल नॉट रिग्रेट बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ मेथड, है ना। अब क्या है, जो आपने किसी भी क्लास से, 1000 क्लासेस से अगर सेट एज मेथड कॉल कर रखा है, तो वो सारे के सारे उस सेट एज मेथड से पास होके जा रहे हैं। मैं उसमें वैलिडेशन कोड डालूंगा, ये सारे जो कोड है सेट एज वाले, जो ये वाले क्लाइंट कोड, ये कोड ब्रेक नहीं होंगे, यानी इनका कंपाइलेशन फेल नहीं होगा। किसी क्लास में फेल करके भी दिखा देंगे इसको, ठीक है, कंपाइलेशन फेल नहीं होगा आपका। लेकिन अगर अगर मैंने ऐसे कर रखा होता, तब इस सारे कोड को मुझे वापस से सेट एज हर जगह करना पड़ता, सेट कस्टमर आईडी हर जगह करना पड़ता, राइट। तो उतनी जगह मुझे रिप्लेसमेंट करना पड़ता। इन शॉर्ट, हो सकता है अभी पूरी तरह बात समझ में ना आए, दोबारा हम करके भी दिखा देंगे इसको कभी, ठीक है, थोड़ा सा और आपकी थोड़ा सा डेवलप होने दीजिए स्किल्स को, ठीक है। तो किसी को समझ में आ गया होगा, किसी को समझ में नहीं भी आया होगा, बहरहाल। तो एज अ आइडियल प्रिंसिपल हम इसको फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली कि हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल वेरिएबल्स की विजिबिलिटी को हाईली रिस्ट्रिक्टेड करेंगे और इनके अराउंड पब्लिक मेथड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम उनको असेस कर पाए। जैसे ही आपने रिस्ट्रिक्ट करा, देखिए ये लाइन आपकी एरर देने लगी, है ना, कस्टमर आईडी वाली, पहले पब्लिक थी, ठीक थी, अब एरर दे रही है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अगर मैं रन करना चाहूँ तो इस कस्टमर, ये बैंकिंग एप्लीकेशन जो है इसको रन कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना, देखिए बैंकिंग में जी भूल गया हूँ शायद मैं। बैंकिंग ऐप जो क्लास मैंने बनाया है, इसमें देखिए, यहाँ भी देखिए नाम दिखा रहा है, BANKING लिखना था मुझे, है ना। तो ये तो खैर ऐसी क्लास है जिसमें मेन मेथड है, इसको कोई कॉल शायद ही करे, यहाँ से हम कॉल करेंगे दूसरे क्लासेस को, उनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर यही मिस्टेक मैंने किसी और क्लास में करी होती जिसका मल्टीपल क्लासेस से ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, तो अगर हम इसका नाम यहाँ से रीनेम करने की कोशिश करते तो उन सब क्लासेस में ट्रैक डाउन करके रीनेम करना होता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको मैं चेंज करूँ, रिफैक्टर, रिफैक्टर सही बोल रहे हैं आप। यहाँ से क्या करूँ, मैं इस क्लास के नाम को सिलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ, अब रिफैक्टर ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाके रिफैक्टर के कई टेक्निक्स दिख रही हैं मुझे, ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसे मैं रीनेम को चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रीनेम करना है, राइट। तो इसको मैंने क्या करा, अभी इसका कोई रेफरेंस, एक यहीं पे सिर्फ रेफरेंस है, कहीं और मैंने बैंकिंग ऐप को कॉल नहीं कर रखा है, तो अभी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट अगर 10 जगह से भी मैंने कॉल कर रखा होता तो हर जगह वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता, ठीक है। देखिए आपने यहाँ चेंज किया, यहाँ क्लास का नाम भी अपने आप चेंज हो गया ना, फाइन। क्या था, ठीक है। अब ये जो अमित बन गया, अमित ऑब्जेक्ट जो बन गया, इस अमित ऑब्जेक्ट में क्या क्या फील्ड है, नेम हो गया, आईडी हो गया, एज हो गया, तमाम सारी फील्ड्स हैं, राइट। उनकी वैल्यूज अभी क्या है, जीरो हो सकती है, नल हो सकती है, स्ट्रिंग अगर है तो नल हो सकती है, इंटीजर टाइप है तो जीरो हो सकती है, ठीक है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ठीक है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी। कैसे हम चेक करें, एक अच्छी टेक्निक इसकी ये है कि इसको हम डीबग मोड में ले जा करके हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को चेक कर सकते हैं। डीबग मोड एक्चुअली प्रोग्राम के फ्लो को टेस्ट करने से ज़्यादा इस बात के लिए होता है कि अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपका लूप इनफाइनाइट लूप में चला गया, ठीक है, या किसी कोई आउटपुट आ रहा है जिस आउटपुट में कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन में कई वेरिएबल्स के पार्ट हैं, किसी एक वेरिएबल के की गलत वैल्यू की वजह से पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपका फेल कर रहा है, गलत आंसर दे रहा है। आप वैल्यू बाय वैल्यू एक वेरिएबल में, इन वेरिएबल्स में क्या क्या जा रहे हैं उनको चेक करना चाहते हैं, तो उनको विजुअली जा करके आप देख सकते हैं किस वेरिएबल में क्या वैल्यू जा रही है, ठीक है, फाइन। ये आप देख सकते हैं, ये सब तरीका केस में होता है
डीबग करने का एक फीचर होता है आईडी में, हर एडवांस आईडी प्रोवाइड करेगी आपको डीबग करने का फीचर। दूसरा जो बेस्ट एक बेनिफिट आपको मिलता है इसमें डीबग करने में, वो ये मिलता है कि आप प्रोग्राम को समझने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एक तो कंट्रोल के फ्लो को समझने के लिए, फिर वेरिएबल्स में क्या चीज़ जा रही है इनिशियली इसको समझना चाहते हैं, कहीं कोई गलत वैल्यू तो इंटर नहीं हो रही है, कुछ गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को, कई चीज़ों को समझने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बहरहाल। तो उसका तरीका मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। अब तक आप रन यहाँ से करते थे, राइट? अभी अब मैं इसको रन करना चाहूँगा तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे बताइए? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं करा है। कस्टमर का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन अगर मैं रन करूँगा तो क्या होगा? सिंपली आपका कंसोल एम्प्टी रह जाएगा। कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, राइट? ठीक है? मैसेज लगा दूं मैं एक, जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस, इन बैंकिंग ऐप क्लास। अब क्या करेगा? ये मैसेज प्रिंट कर देगा, राइट? फाइन। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल बार देख रहे हैं ब्लू कलर का, राइट? इस पे फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 7 है, इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक करा है मैंने, वर्टिकल बार पे ले जाके राइट क्लिक करा है, तो एक ऑप्शन दिख रहा है टॉगल ब्रेक पॉइंट, ठीक है? इस ब्रेक पॉइंट पे मैं टॉगल कर रहा हूं, तो देखिए एक ब्लू यहाँ पे डॉट आ गया, देख रहे हैं? ब्लू डॉट दिखा लाइन नंबर 7 पर। अगर मैं दोबारा से टॉगल करूंगा तो ये ब्रेक पॉइंट पे जो ब्लू डॉट दिखा है ये चला जाएगा, राइट? टॉगल का मतलब यही होता है, राइट? है ना? तो ये ब्लू पॉइंट डॉट आया है, चाहिए तो अपने सिस्टम पे करके देख लीजिए, वेट कर लेता हूँ। हो रहा है? इसको क्या बोल रहे हैं हम? ब्रेक पॉइंट बोल रहे हैं, यानी वो हिस्सा जहाँ पे कोड आकर के ब्रेक कर जाए, रुक जाए, ठीक है? अब हम इसको रन करेंगे कोड को, और अब डीबग मोड में रन करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से रन नहीं करेंगे, ठीक है? डीबग मोड में रन करेंगे तो क्या होगा? कोड अगर इससे पहले कोई लाइन होती तो उस लाइन को भी एक्सिक्यूट करता और फिर आकर के यहाँ रुक जाता लाइन नंबर 7 में। हालांकि इससे पहले कोई लाइन नहीं है, अपार्ट की एक वेरिएबल बनेगा, मेथड लोकल वेरिएबल बनेगा। जो मेथड्स, जो वेरिएबल्स आपके पैरामीटर एज अ पैरामीटर डिफाइंड होते हैं, उनका स्कोप क्या होता है? मेथड का स्कोप होता है, वो मेथड लोकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है? तो ARGS क्या है? एक स्ट्रिंग अरे है ऑफ द स्कोप मेन मेथड, इसके अंदर ही विजिबल है, इसके बाहर ये विजिबल नहीं है। जैसे इसे बाहर निकलेंगे ये खत्म कहानी इसकी, राइट? ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसको अब मैं डीबग करने जा रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करा मैंने, अब देखो डीबग एज दिख रहा है, ये देख लो बग बना हुआ है छोटा सा, डीबग एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है? जब मैंने ये जावा एप्लीकेशन पे से डीबग करा तो एक मैसेज मेरे पास आएगा, दिस काइंड ऑफ लॉज इज कॉन्फ़िगर टू ओपन इन डीबग पर्सपेक्टिव, ठीक है? अभी हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव मतलब किस तरह का काम हम कर रहे हैं, वो क्या है? जावा पर्सपेक्टिव है। ये देखिए अब अभी हमें जो ये देख रहे हैं छोटा सा आइकन यहाँ पर हाईलाइटेड छोटा सा आइकन, इस पे जे लिखा हुआ है, दिख रहा है? इसका मतलब ये जावा पर्सपेक्टिव है। जैसे ही मैं स्विच करूंगा देखिएगा ये यहाँ से मूव कर करके ये जो बग बना हुआ है, अगर आप में बग नहीं दिख रहा है तो बग आ जाएगा, ठीक है? वो आ जाएगा और वहां पे वो मूव कर जाएगा। स्विच करके देखता हूँ मैं, देखिए देखिए मूव करके आ गया, इधर आ गया, ये आपका डीबग पर्सपेक्टिव ओपन हो गया। और इधर जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? बैंकिंग ऐप मेन लाइन नंबर 7 पे चल रहा है, ये एक थ्रेड है, ठीक है? सेपरेट लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ कोड जो चल रही है, फाइन। और देखिए यहाँ पर ये ग्रीन लाइट हाईलाइट हो गई लाइन नंबर 7 पे, इसका मतलब लाइन नंबर 7 अभी तक एक्सिक्यूट नहीं हुआ है, वो वेट कर रहा है आपका। आप जब कहेंगे तब वो एक्सिक्यूट होगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इससे पहले इसका मतलब ये मेन मेथड के अंदर इंटर कर चुका है, मेन मेथड के अंदर इंटर करने का मतलब है ये पैरामीटर ऑलरेडी रेडी होंगे ARGS। ये देखिए ARGS आपको इधर दिखाई देगा वेरिएबल्स में, वेरिएबल में देखिए ARGS दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? स्ट्रिंग 0, उसकी एक इंटरनल आईडी भी आपको दिख रही है, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इसको बाहर से कॉल नहीं करा है, कुछ पास नहीं करा है इसमें, है ना? ये डायरेक्टली अपने आप बना है
और इसका कोई पर्पस अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये एम्प्टी अरे ही बनेगा, स्ट्रिंग का ही बन रहा है लेकिन एम्प्टी अरे बन रहा है। सेम वेरिएबल बन के रेडी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। फाइन। अब जैसे ही हम ये अमित नाम के जो ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन हम कर रहे हैं, इस लाइन नंबर 7 को एक्सिक्यूट करके आगे बढ़ेंगे, तब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अमित नाम का एक ऑब्जेक्ट भी बन जाए और इस वेरिएबल्स में शो करने लगे। ठीक है। तो इसके लिए तरीका क्या है, फंक्शन की के बाद आप प्रेस करें F6। लैपटॉप में फंक्शन की होगी, या तो डायरेक्टली F6 आप प्रेस करेंगे या फंक्शन की दबा के F6 प्रेस करेंगे। देख लीजिए आपके सिस्टम में कैसे होगा।